मॉर्निंग लाहौर, खुश आमदीद, आदाब अर्ज़ है जनाब। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मौसम काफी हद तक बदल चुका है। आज जब मैं सुबह घर से आते हुए रास्ते में इतनी धुंध नहीं मुझे मिली और मौसम खुश्क था और मजे का था, मतलब प्लेजेंट मौसम था। और अगर बात की जाए सूरज के तुलू होने की तो मंजर बहुत ही हसीन होता जा रहा है। पहले जब हम बाहर आते थे या सुबह सुबह की अगर मैं बात करूं, जब मैं ऑफिस के लिए निकलती थी तो मुझे आसमान नजर नहीं आता था, धुंध होती थी बहुत ज्यादा और आसमान का जो कलर था, जो आसमान का आसमानी कलर था वो नजर नहीं आता था और उसमें से जो सूरज तुलू हो रहा होता था वो भी समझ नहीं आ रही होती थी कहाँ से आ रहा है। तो अब जब सुबह हम आ रहे होते हैं तो सूरज की किरणें जब वो फूट रही होती है आसमान पर तो वो एक हसीन मंजर होता है। और सुबह सुबह जब परिंदे अपनी चहचहाहट भी उस वक्त कर रहे होते हैं तो मंजर को और भी चार चांद लगा देते हैं और सुबह का वक्त जो होता है वो एंजॉय करने के लिहाज से सबसे बेहतरीन होता है। और अगर आप लोग ये मंजर लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो सुबह उठिए, 5 बजे उठिए, नमाज पढ़िए और उसके बाद ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं वो पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखती हैं और जागो लाहौर तो आपका दिन अच्छा बनाने के लिए है ही और मैं भी यहाँ पर इसीलिए मौजूद हूँ। जनाब कहते हैं कि वक्त एक बुरा वक्त एक शफाफ आईने की तरह होता है जो बहुत सारे चेहरे हैं जो आपके सामने वाजे कर देता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बुरे वक्त में हमें समझ आती है कि वो हमारे साथ कितना अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं और उनके असल चेहरे भी बुरे वक्त में ही हमें नजर आते हैं। और अगर अच्छे वक्त की बात की जाए तो अच्छा वक्त बादलों की तरह होता है जो सूरज की तपिश तक रोक लेता है। पानी अल्लाह ताला की सबसे अहम और अनमोल नेमत है जिसके बगैर जिंदगी के कुछ मायने नहीं है, लेकिन साफ पानी के बेजा असराफ की वजह से आज तमाम लोगों तक मयारी पानी का पहुंचना एक चैलेंज बनता जा रहा है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर शहर में कराची वाली सूरत हाल पैदा होती जा रही है। जनाब समंदर के किनारे पर मौजूद इस शहर में पानी की किल्लत इस कदर संगीन हो गई है कि पीने का साफ पानी खरीदना पड़ता है वहां पर और सारे ही सूरत हाल से आगाह है कि वहां पर किस तरह पानी खरीदना पड़ता है, टैंकर में पानी लेकर आना पड़ता है। पानी का इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ कर किया जाता है कराची में। और कराची के बाद अब अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी जेरे जमीन पानी की सतह गिरने में मजीद तेजी आ गई है। पानी की सतह सालाना 3.5 फीट तक नीचे जाना शुरू हो गई है और अगर गुज़श्ता 15 सालों की बात की जाए तो 15 साल में पानी 800 फीट नीचे जा चुका है। माहिरीन कई बार हमें वार्न भी कर चुके हैं कि लाहौर में सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो 2025 तक लाहौर में जेरे जमीन पानी खत्म हो जाएगा। माहौलियाती तब्दीलियों और साफ पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशल कमीशन की तश्कील दी गई थी और इसी ज़मन में चेयरमैन वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशल कमीशन ने 2 रोज कबल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी की है और जिसमें जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने उस्मान बुज़दार को कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की है और वज़ीर आला ने क्या क्या नए इक़दाम करने का ऐलान किया है, लाहौर में पानी की सतह मुसलसल क्यों गिरती जा रही है और वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशल कमीशन इन मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन है वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक जुज़ है हमारे लिए पानी, उसके हवाले से बात करनी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर में जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों कम हो रहा है? क्या आबादी ज़्यादा हो रही है या हम पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं? देखिए पहली एक बात है कि जो आपने कहा कि पानी जिंदगी है, एग्जैक्टली ऐसे पानी जिंदगी है और अल्लाह ताला की जो बड़ी नेमतें हैं उनमें से एक नेमत है। हाँ ठीक है जी, उसका बेदरेग जो इस्तेमाल है, बेदरेग इस्तेमाल, उसका जाहिर है कि ये नताइज होने थे जो आज हम देख रहे हैं। इस वक्त लाहौर में देखिए जैसे आपने कहा जी कि पानी की इस वक्त जो वासा का ट्यूबवेल है वो 800 फुट पे लग रहा है जी, नीचे 200 फुट पानी है। हर साल 3 फुट पानी नीचे जा रहा है, 3 फुट उसकी डिप्लीशन जो है 3 फुट पानी नीचे जा रहा है। अब ये पानी नीचे जो 3 फुट नीचे जा रहा है उसके मुकाबले के जो हमने देखने हैं कि हमारे इकदाम क्या है, गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए इकदाम क्या किए। अब उसको वाटर टेबल को राइज करने के लिए, उस वाटर टेबल को रेज करने के लिए अभी तक कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि रावी को हम इस्तेमाल कर लेते इसलिए या और कोई हमने कोई ऐसा इंतज़ाम किया होता
कि वाटर टेबल इसका ऊपर आना शुरू हो जाए। ठीक है। ऐसे कोई इकदाम नहीं किए गए, नंबर 1। नंबर 2 कि आप देखिए कि आबादी तो बढ़ती जा रही है, जी। आबादी तो बढ़ती जा रही है, आबादी के साथ साथ जाहिर है पानी का इस्तेमाल भी बढ़ना है। Exactly. अब पानी का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक नहीं है कि पानी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं इस्तेमाल करना। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे आप ये छोटी सी बात देख लें कि ये जो सर्विस स्टेशन वाले हैं, जी। ये आपकी एक गाड़ी धोते हैं तो 400 लीटर ड्रिंकेबल वाटर लगता है। अच्छा। 400 लीटर ड्रिंकेबल वाटर एक गाड़ी के धोने पे लगता है। आप अंदाजा लगाएं। फिर आपने देखा होगा कि वो जिस तरीके से पानी को फेंकते हैं, मैं कह रहा हूँ ड्रिंकेबल वाटर, साफ पानी इस्तेमाल करते हैं। ये पहली दफा हमने ये किया कि मैंने जो कमीशन है उसके तहत 350 सर्विस स्टेशन पे हमने रिसाइकलिंग प्लांट लगवाए हैं। ठीक है। वो रिसाइकलिंग प्लांट लगवाने से उसकी वो 3 दफा पानी को इस्तेमाल करेंगे और वो 400 लीटर जो है वो 70 लीटर पे आ जाएगा। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आप सुन के हैरान होंगे कि जब से पाकिस्तान बना ये लोग खुद बोर करते हैं, बोर करने के बाद वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दे रहे, मतलब पानी की अय्याशी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को कोई, मैंने पहली दफा बिलिंग की है, पहली दफा बिलिंग की है और इनसे बिल लेना वसूल की है, पहली दफा। ठीक है। दूसरा आप देखिए कितने जुल्म, इसका मतलब कोई पहले से कोई बिलिंग नहीं थी, कोई पैसा नहीं लेता, आज तक नहीं। उसने अपना बोर किया है, बोर करने के बाद वो जितना मर्जी पानी बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है जी मैंने बोर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं था, सोचा नहीं जा सकता था। ये पहली दफा उनके ऊपर बिलिंग की है और रिसाइकलिंग प्लांट लगाए। दूसरा आपने देखा होगा, आपने खुद लाहौर में सारा दिन आप देखते हैं कि ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसके अलावा आप देखें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने 4-4 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, 4-4 ट्यूबवेल, और वो गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दे रहे, खुद अपनी रेजिडेंट से वो पैसा ले रहे हैं, उनसे माहाना बिल ले रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई नहीं दे रहे। मैंने पहली दफ़ा बिलिंग की उनके ऊपर, इससे पहले बिलिंग का तसव्वुर ही नहीं था, पहली दफ़ा बिलिंग की है। और आप ये सुन के आप खुश होंगे और इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि इस वक्त तक तकरीबन 10 माह में हमने 1 अरब 4 करोड़ रुपया उनसे वसूल किया है। ठीक है। 1 अरब 4 करोड़ रुपया 10 माह के अंदर वसूल किया है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ चुका है। ये नहीं कि आना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में आ चुका है हर माह। अब 4-5। दूसरा आप देखें ये पीसी होटल, हवाड़ी होटल, ये कोई पैसा नहीं देते थे बिल्कुल, तो 2-2 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, कोई पैसा नहीं। पहली दफा इनके ऊपर बिलिंग की है, अब इनसे वो पैसे लेने वसूल किए। तो ये जो ये बिलिंग का तस्वर जो है ना, ये पानी के इस्तेमाल को कम करता है। कैसे घरों में भी हमने देखा है कि वो भी गैर कानूनी बोरिंग कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी की बोरिंग कर रहे होते हैं, उन पे भी नहीं है बिलिंग सिस्टम लागू होता उस तरीके। इसके लिए हमने ये किया है कि अब 300 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं लाहौर के अंदर, 300 आप अंदाजा लगाए। एलडीए के होते हुए एलडीए ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, 300 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी है। अब एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एवरेज आप 1 ट्यूबवेल लगा लें, 300 ट्यूबवेल लगे, 300 ट्यूबवेल जिनकी कोई बिलिंग नहीं, मतलब जिनकी बिलिंग ही कोई नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कि वो कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अब ये किया है कि हमने जुडिशल कमीशन ने वो 300 जो 300 हाउसिंग सोसाइटी उनको नोटिस दे दी है। नोटिस देने के बाद अब हमने सर्वे शुरू की है, जिन्होंने बोर किया हुआ है उनकी भी बिलिंग कर रहे हैं, और जो हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर भी हमने बिलिंग अब करनी शुरू कर दी है, और एलडी को कहा है कि उनको अपने नेट के अंदर लेके। असल बात जो है ना, असल बात जो आप कहना चाह रही हैं आप भी और मैं भी उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल असल बात ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जिस वजह से जो पानी का इस्तेमाल है, मैं तो एक बात कहता हूँ बार बार, हमने अपने हिस्से का पानी पी लिया है। हम अब आने वाली नस्लों के जो पानी है ना, आने वाली नस्लों के हिस्से का पानी अब हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पी रहे हैं। अब आप देखिए ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा है ना, कराची, वहाँ टैंकर आते हैं, एक टैंकर मेरा ख्याल 10,000 रुपये का कॉस्ट करता है,
मुझे बताएं या लाहौर के अंदर या पाकिस्तान में कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं महीने के 3 टैंकर, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? और वो पानी पी नहीं सकते आप, वो पानी सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए पानी फिर खरीदना पड़ेगा। अब आप देखिए इस्लामाबाद में टैंकर चलने शुरू हो गए, ठीक है जी, पिंडी में 2 घंटे पानी छोड़ा जाता है, लाहौर के अंदर इस तरीके से पानी की किल्लत। और अगर हमने ये पानी से हमने पानी का बेदरेग इस्तेमाल खत्म ना किया, 2025 में लाहौर में टैंकर चलने शुरू हो जाए। सर ये तो एक मसला बड़ा है ही हमारे साथ। दूसरा मसला ये भी है कि जो फैक्ट्रीज है उनका फुजला जो है वो भी पानी में शामिल हो रहा है। तो आपकी कमीशन जो है ज़ेरे ज़मीन पानी में, तो आपकी कमीशन जो है इस हवाले से, इस मसले से निपटने के लिए क्या तजावीज़? देखिए जी, ये आपने जो अभी बताया था मेरी जिम्मेदारियों में, जी जी, उसमें एनवायरनमेंट भी मेरी जिम्मेदारियों में बिल्कुल शामिल ऐसे है। अब वो जो फैक्ट्रीज वाले हैं, किसी ने इस वक्त ध्यान नहीं दिया, मतलब पहली दफा उनको चेक किया जा रहा है। उन्होंने सॉकिंग पिट्स बनाई हुई है। सॉकिंग पिट्स क्या है कि 100-150 फुट जमीन के अंदर बोर करके 100-150 फुट, तो जितना फुजला है, जितनी वेस्ट है, वो उसके अंदर डायरेक्ट डाली जा रही है। ठीक है। अगर वो डायरेक्ट डाले तो वो पीने वाले पानी में शामिल होती है, और उसको साफ होने के लिए 1.5 से 2 सदी चाहिए। डायरेक्ट अगर वो पीने वाले पानी में शामिल हो जाए तो 1.5 से 2 सदी चाहिए उसको साफ होने की। अब हमने क्या किया कि हमने उन फैक्ट्रियों के ऊपर छापे मारे हैं, उनको सील किया है, उनकी सॉकिंग पिट्स जो है वो बंद की हैं, उनको बकायदा बंद किया है। बंद करके तो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे जो खतरनाक जिसका फुजला होता है ना, ये वेस्ट होता है, ये शुगर मिल्स का होता है। अब मैंने उनको नोटिस दिए हैं, कल भी मैंने उनको सुना है, इससे पहले भी सुना था। अब उनको हम कह रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। उनके साथ पूरी सख्ती करेंगे, उनको सील भी करना पड़ा तो उनको सील करेंगे, उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट का फायदा क्या होता है? सर वो करते क्यों है? क्या उनके पास सीवरेज नहीं है जो वो इस साइड पे जा रहे हैं? नहीं, सीवरेज के अंदर तो फेंक नहीं सकते। सीवरेज है लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहते। पैसे उन्होंने अंदर ही एक बनाई होती है, और वो ही वहाँ उसके अंदर ही पानी घूमता रहता है, और वो ही जमीन के नीचे जाता है और पीने वाले पानी में शामिल हो जाता है, जिससे नुकसान आता है। अब हम उनको क्या कह रहे हैं, देखिए ट्रीटमेंट प्लांट के 2 फायदे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट का एक तो वो पानी साफ होके आगे जाएगा, दूसरा उस पानी को रीयूज किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी आप ट्रीट करते हैं, अब तो ऐसी मशीनरी आ गई है कि वो पानी ऐसा ट्रीट करती है कि आप उसको पी सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका रीयूज आप प्लांटेशन के लिए, फसलों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना सरफेस वाटर आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही जमीन से पानी नहीं निकालेंगे। देखने वाली बात तो ये है ना कि जमीन से कम पानी निकले। जमीन में जो पानी है वो बैंक है, आपका बैंक है। आप जितना निकालते जाएंगे वो खत्म होता जाएगा। बैंक से जितने पैसे निकालते जाएंगे वो खजाना तो आपका खाली होता जाएगा ना। इसी तरीके से ये मामला खाली होता जा रहा है। तो इसके लिए खुदारा मैं लोगों से ये बार बार ये कहता हूँ कि लोग इंडिविजुअली भी अपने तौर पे देखिए, मैं उसके लिए सबसे पहले कहता हूँ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को इख्तियार करके एक जो इंडिविजुअल है वो डेली 10 से 15 लीटर पानी बचा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर पानी का नल जो है वो आप आधा खोलें, आप पानी का नल पूरा खोल के देख लें। लोग मुंह धोने गए हैं तो पानी खुला हुआ है, ब्रश कर रहे हैं तो पानी खुला हुआ है। मैं अगली बात यही बताने लगा था, पानी का नल आप पूरा खोलते हैं ना तो उसके नीचे हाथ करें तो पूरा पानी आपके हाथ में नहीं आएगा, पानी गिर जाएगा। तेज होगा तो गिर जाएगा ना। तो आधा जो पानी का नल आधा खोले, एक बात होगी। दूसरा बात, आप ब्रश कर रहे हैं, पानी बंद कर दें। व्हेन यू आर आउट ऑफ शावर, आप शावर से बाहर हैं, शावर को बंद करके फिर उसके साबुन लगा रहे, फिर वहां जाए, ये कर रहे हैं। जो लोग शेव कर रहे हैं, जो मेल है शेव कर रहे हैं, शेव के दौरान पानी बंद कर दें। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वजू का जो पानी है, अब ये यहाँ चले हमने किसी की बात नहीं माननी, तो हमारे जो पैगंबर है हम उनकी बात तो माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में पानी लेके वजू किया करते थे। अब आप देखिए कि पानी उस वक्त पानी बचाया जब पानी की बहुतात थी। बर्तन में पानी लेके वजू करते थे, पहली बात। और दूसरी उनकी हदीस है कि अगर आप नदी के किनारे भी हैं तो पानी बचाना है। ठीक है।
नदी के किनारे तो पानी फालतू होता है ना, उन्होंने कहा वहां भी पानी बचाना है। तो हमें कम से कम ये नेमत रब्बे जलील है। वाटर एंड एनवायरमेंटल जुडिशियल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मैं आपको बहुत शुक्रिया आपका करती हूँ कि आप हमारे मेहमान बने। सर आप लोगों ने जनाब पानी बचाना है, हम अपने हिस्से का पानी यूज कर चुके हैं, जो अगली नस्ल आने वाली है हम उसका पानी यूज कर रहे हैं। तो एज इंडिविजुअली आपने एहतियात करनी है, ये एहतियात ही है जो हम सबको बचा सकती है। जनाब और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं आपके लिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जनाब अब कुछ हमने बात करनी है लोगों की कीमती जानों से खेलने वाले माफिया की, जिनकी वजह से गली गली नगर नगर सैकड़ों गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हो चुके हैं। और इंतजामिया की गफलत की वजह से इन मिनी पेट्रोल पंप्स के मालिकान एक तो गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, दूसरा महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जबकि नाकिस और मिलावटशुदा पेट्रोल और डीजल खरीदने के बिना पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों के इंजन तबाह हो रहे हैं। ड्रमों और टैंकों में मौजूद पेट्रोल और डीजल की दुकानें गुंजान आबाद इलाकों में कायम है, जिनसे किसी भी वक्त बड़ा सानेहा रूनुमा हो सकता है। जिला इंतजामिया सियासी मसलहतों का शिकार होकर रह गई है और किसी के खिलाफ आर्जी तौर पर मुकदमे का इंदराज होता है और चंद रोज बाद मिनी पेट्रोल पंप दोबारा काम करना शुरू कर देता है। इनमें ज्यादातर पेट्रोल पंप्स ईरान से स्मगल होने वाला पेट्रोल और डीजल बेचते हैं। ईरान से गैर कानूनी स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल पाक ईरान सरहद से बलोचिस्तान पहुंचता है, जहां से कंटेनर्स और ऑयल टैंकर्स के अलावा बसों के जरिए भी अंदरून मुल्क स्मगल हो रहा है। स्मगल शुदा पेट्रोल की फरोख्त से मुल्क को सालाना 180 अरब का नुकसान पहुंच रहा है। स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर कई बार आतिशज़दगी के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं, जो हमने देखे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका इदारे स्मगलिंग के इस गैर कानूनी धंधे को रोकने में नाकाम दिखाई देते हैं। इन माफियाज को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं फैज अहमद चदर साहब हैं, चीफ कलेक्टर कस्टम पंजाब है। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर आज हमने बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मसला जो हम सबके लिए। हमने देखा है कि अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर हम बहुत सारे गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, हमने मिनी पेट्रोल पंप्स देखे हैं। तो सर ये क्या पेट्रोल वहाँ से आता है, लाहौर आता है, पाकिस्तान स्मगल होता है, तो कस्टम क्या काम कर रही है, क्यों इसकी रोकथाम नहीं हो रही? जी थैंक यू मुनीबा। ये पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आप जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। उसमें यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% है और बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान के सूबे पर मुश्तमिल है। और उन दूर अफ्तादा मकामात पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके आउटलेट्स, कानूनी आउटलेट्स कभी एस्टेब्लिश नहीं हुए। अगर हुए हैं तो इतने थोड़े हैं कि मकामी आबादी जो सरहदी अजला हैं या बलूचिस्तान के अक्सरीती अजला हैं उनमें कानूनी डीजल या पेट्रोल फ़रोख्त नहीं कर रहे। ठीक है। तो चूँकि डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस डिफरेंशियल जो ईरान में सस्ता है तो उसकी वजह से ये शुरू में, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो भी सील नहीं हैं, वहाँ दीवारें भी नहीं हैं ईरान के साथ। तो शुरू में ये फिनामिना इस तरह से बिगिन हुआ कि बलूचिस्तान के सरहदी अजला के लिए ये शुरू हुई स्मगलिंग, और उस पर तो इदारे भी उन्होंने भी थोड़ा सा इग्नोर किया कि जी चूँकि वहाँ पर कानूनी तौर पर तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं जैसे PSO है, शेल है, कॉलटेक्स है, टोटल है, ये नहीं वहाँ पे अपने पेट्रोल पंप कायम कर। बट डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस डिफरेंशियल की वजह से ये फिनामिना ग्रेजुअली बढ़ता हुआ एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में फैल गया। exactly. अब उसमें कस्टम जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-26 साल में कस्टम में रिक्रूटमेंट मैन पावर जो है वो बहुत ही कम इंडक्शन हुई, जिसकी वजह से रिटायरमेंट्स होती गई
और जितना कस्टम को वसाइल मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले, उसकी वजह से। और साथ जो है तिजारत भी, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें जो बॉर्डर ट्रेड है वो भी बहुत बड़ी और इंटरनेशनल ट्रेड भी बड़ी। तो हमारी एक ज़माने में इंपोर्ट्स 8 से 10 बिलियन होती थी, जो बढ़ के कोई 44-45 बिलियन हो गई डॉलर, और इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 5-6 बिलियन से बढ़कर 25 बिलियन हो गए। तो हमें अपने रिसोर्सेज जो कस्टम के हैं वो ज़्यादा कमिट हुए उस तरफ, जो ट्रेड फैसिलिटेशन की तरफ। और जो स्मगलिंग का फिनोमिना था, उसमें स्मगलिंग बेसिकली एंटी स्मगलिंग का रोल जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, लेकिन कस्टम पाकिस्तान की लीड एंटी स्मगलिंग एजेंसी रही है और अब भी है, अब भी रोल कस्टम को ही मिला है। बिल्कुल ऐसी है। उसमें ये हुआ है कि पहले इस हुकूमत के आने से पहले आइसोलेटेड किस्म की एफर्ट्स होती थी। ठीक है। अब इस हुकूमत ने आके स्मगलिंग को, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए उन्होंने एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्सेस बनाई। एक नेशनल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स, प्रोविंशियल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स और डिवीजनल। कस्टम्स कहाँ कार्रवाई करी है? सिर्फ बड़े शहरों में ही करी है? छोटे छोटे हमने देखा है गुंजानाबाद इलाकों में भी ये मिनी पेट्रोल पंप्स वहाँ पर होते हैं और स्मगल पेट्रोल वहाँ पर फरोख्त होता है, तो क्या वहाँ पर भी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है कस्टम्स ने? इसमें 2 स्ट्रेटजीज हैं और इसको 2 मरहले, 2 फेजेज में किया गया है। एक तो ये है कि जी बलूचिस्तान से बाहर इसकी स्मगलिंग को दूसरे सूबों में रोका जाए। ठीक है। कि अगर वो सोते जो चश्मे हैं उनको ड्राई किया जाए, सप्लाई को ही हम कंट्रोल कर लें, तो उससे फिर आगे ये जो डिमांड है वो जो रेगुलर पेट्रोल पंप्स या कानूनी पेट्रोल पंप्स की तरफ वो डिमांड चली जाएगी। तो उसके लिए 6 चेक पोस्टें नई एस्टेब्लिश की गई हैं उन पहाड़ी दर्रों में, उन रास्तों पे जहाँ पे आके चौक होते हैं। ठीक है ना। उसमें से एक कराची को और 4 जो हैं वो पंजाब को और 1 केपी को। ठीक है ना। तो इस लिहाज से एक तो ये है कि उसको वहाँ रोका जाए। नंबर 2 ये है कि जो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने ये विजन दिया कि पहले बड़ी फिश को पकड़ा जाए। ठीक है ना। तो इस वक्त जो मेन रोड्स के ऊपर ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे हैं, जिनके पास कोई भी पेट्रोलियम का बिजनेस करता है, पेट्रोल पंप लगाता है, तो उसको 3 किस्म के NOCs या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। नंबर 1 ये है कि डिप्टी कमिश्नर मुतलका जो ज़िले का है उसका NOC चाहिए, और नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव उनका फार्म के का लाइसेंस होता है वो चाहिए, और उनके पास किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जिसको हम डीलरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो वो चाहिए। हमने आइडेंटिफाई किए और वो इनिशियली 2094 की लिस्ट, ये वो थे जो बड़े पेट्रोल पंप्स की शक्ल में थे, मेन रोड्स के ऊपर थे। ठीक है ना। और उनकी हमने जियो टैगिंग की, और जियो टैगिंग करने के बाद ये इंतहाई, चूँकि इसमें पॉलिटिकल विल भी चाहिए थी, एक मरबूत और हमाजेत किस्म का ऑपरेशन चाहिए था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर सदारत 2 मीटिंग्स हुई, उनको पूरा एक्शन प्लान बताया गया, सबमिट किया गया। तो उन्होंने ये विजन दी कि पहले बड़ों को किया जाए। इनिशियली ये 4000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप थे, तो उसके बाद उनको 2094 पे किया गया। फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो मीडिया के ताउन से, पब्लिक के ताउन से उनमें कोई 200-250 और पेट्रोल पंप का नंबर ऐड हुआ है। तो मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि ये 6 हफ्ते का हमें टारगेट दिया गया था। आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप बताया है कि आपने किस तरह कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो क्या आप उनको जुर्माने कर रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस जो हमारा एक्शन प्लान है उसमें पहले मरहले में हमने उनको इंस्पेक्ट करना था। ठीक है। उनसे उनके कागजात मांगने थे कि आपके पास लाइसेंसेस हैं। जब हमने और ये है कि हमने 2300 से ज़ायद पेट्रोल पंप पिछले 2.5 हफ्तों में 11 तारीख को ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और आज हम 28 तारीख को बैठे। ठीक है। तो इस 17 दिनों में हमने
2300 से ज़ायद पेट्रोल पंप इंस्पेक्ट किए, ठीक है, जिनमें से तकरीबन 600 के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, और बाकी को हमने सील किया है। अच्छा, जिनके पास नहीं थे उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कस्टम लीड कर रहा था, हमने उनको सील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील कर दिया और हमने उनको डिटेन कर दिया। उनको 7 दिन का नोटिस दिया ताकि अगर वो मौके पे नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स सर, लेके इसका आ जाए। मतलब है ये सारे एक्शन प्लान में तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो क्या ताउन कर रहे हैं हर इदारा आपके साथ? बिल्कुल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज और कस्टम मिलकर काम कर रहे हैं। ये कोई एक इदारे का नहीं है, ऑब्वियसली कस्टम लीड एजेंसी है। और उसके बाद हुआ ये है कि कुछ हमें लोगों ने सील होने के बाद भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने पेश किए हैं, जिनको हम डी सील कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होके तीनों जगह से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जो लोग दे रहे हैं, लेकिन उनकी कम तादाद है। मैं आपके मीडिया की वसातत से ये उनको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि हम दिन रात जो लोग कानूनी हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। टीमें डी सीलिंग के लिए तश्कील दी जा चुकी हैं, SOP फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिया हुआ है और उसके तहत डी सील हमने कर दिए हैं। अगर कोई रहता है तो अगले 1-2 दिनों में जो कानूनी है उनका डी सील हो जाएगा। हाँ, जो गैर कानूनी है उनके लिए पहले मरहले में हमने उनको सील किया था, अगले मरहले में हम उन पर FIR उन पर मुकदमात अंदराज होंगे और फिर जो उनमें से बड़े होंगे उनको उनकी जायदादों को भी फोरफीट किया जाएगा। अच्छा, उनको सजाएं दिलवाई जाएंगी अदालतों के जरिए। तो हम ये स्मगलिंग को अनअट्रैक्टिव कर देंगे, ना सिर्फ तेल के शोबे में बल्कि इससे एक मैसेज वो भी जाएगा कि जो बाकी कंज्यूमर गुड्स पाकिस्तान में स्मगल हो रही हैं, जो भी उनमें डील कर रहे हैं, उनके लिए हम ये इसको गैर मुनाफा बख्श बना देंगे। सर, ये सजाओं के बताइए कि छोटे पेट्रोल पंप्स की तो चले समझ आती है कि वो गैर कानूनी तौर पर इसको स्मगल कर रहे हैं और बेच रहे हैं, बड़े पेट्रोल पंप्स क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो क्यों गैर कानूनी और स्मगल पेट्रोल बेच रहे हैं? वो क्या वजूहात है? देखें, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका ये फर्ज है कि वो अपने जो उनके आउटलेट्स हैं जी, जो उनके डीलर्स हैं, उन पर जो पेट्रोल फरोख्त हो रहा है या डीजल फरोख्त हो रहा है उसकी क्वालिटी को वो मेंटेन करें। पाकिस्तान के अपने म्यार हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और ईरानी पेट्रोल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो लाइसेंस शुदा 65 प्लस हैं, 67 के करीब। उनमें से 27 जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग के बिजनेस में इस वक्त मतलब कर रही हैं। उन 27 में से 5 या 6 कंपनीज हैं जो बड़ी हैं, जिनके आप भी अक्सर देखते हैं, उनका मार्केट शेयर जो है वो अराउंड 85% है। ठीक है। और बाकी कंपनीज का बिजनेस छोटा है। जो बड़े बिजनेस वाली भी हैं उनके आउटलेट्स के लिहाज से उनकी फील्ड टीमें बहुत कम है। उनकी मोबाइल लैब्स भी चंद कंपनियों के पास हैं, जबकि 27 में से और वो बहुत थोड़ी हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंट चेक नहीं करते। जब फ्रीक्वेंट चेक नहीं करते तो जहां डिमांड एंड सप्लाई का होता है, प्रॉफिटीरिंग का होता है, तो फिर आप सही फरमा रहे हैं कि जी जो इस वक्त लाइसेंस शुदा हैं वो भी इस धंधे में उनमें से भी कुछ इन्वॉल्व हैं, लेकिन पहले तो हम उनको पहले सतह पे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। पहली फेज में तो हम उनको ले रहे हैं जो इस गैर कानूनी सिरे से ही गैर कानूनी है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि पीछे बलूचिस्तान से बाहर ये ना निकला जाए। जब बलूचिस्तान से बाहर आना बंद हो गया, और इस वक्त मुझे ये खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि इस वक्त स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल की मूवमेंट सब्सटेंशियली, मैं अगर ये कहूँ कि 90% प्लस बलूचिस्तान से बाहर वो बंद हो गई है, उसको इफेक्टिवली चोक कर दिया गया है। क्योंकि वो जो चेक पोस्टें हैं वहाँ पर भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिया गया है कि सिर्फ कस्टम नहीं है, सिर्फ FC नहीं है, सिर्फ पुलिस नहीं है, सिर्फ लेवीज नहीं है, बल्कि उसमें उन चेक पोस्टों पर हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे के कोई ऑफिशियल्स हैं वो भी तैनात हैं। सो एक चेक एंड बैलेंस जो है वो क्रिएट किया गया है, सो दैट के सप्लाई को चोक किया जाए। डिमांड साइड पे फिर खुद भी अब जिस तरह से हमने एक्शन शुरू किया है, तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आई है कि जी हम इसको अगर सस्ता खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म में इमीडिएट तो उनको 10-15 रुपए की गेन होती है, लेकिन उससे उनकी
जो कार है, उनकी बस है, उनका ट्रक है, उनका मोटरसाइकिल देखते है। हैं कि गली मोहल्लों में भी ड्रमों में पड़े होता है पेट्रोल और डीजल, और बोतलों में भी बेच रहे होते हैं, क्या वो भी स्मगल्ड होता है, गैर कानूनी? जरूरी नहीं कि वो स्मगल्ड हो, ठीक है, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि वो स्मगल्ड हो सकता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये स्क्वायरली जिम्मेदारी बनती है। ये जो छोटे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब ये गैर कानूनी बड़े बड़े बंद हो जाएंगे ये तो ऑटोमेटिकली ये ड्राई अप हो ऐसे जाएंगे। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सर ये हमें बताइए कि जो स्मगल्ड पेट्रोल है ये हमारी मईशत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी, स्मगलिंग जो है ओवरऑल पाकिस्तानी मईशत को दीमक की तरह चाट रही थी, और एक अंदाज़ा एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, दूसरे इदारों की रिपोर्ट्स हैं, वो ये एस्टिमेट है कि 7 to 9 बिलियन डॉलर्स की, ये 2 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, कि 7 to 9 बिलियन डॉलर्स की स्मगलिंग पाकिस्तान में हो रही है। तो उसमें मेजर एक सेक्टर था मोबाइल स्मगलिंग का। जैसे लाहौर में मैं एज कलेक्टर भी रहा, तो यहाँ क्यू मोबाइल का एक बहुत बड़ा केस मैंने किया था। आपने देखा होगा कि क्यू मोबाइल आज से 3 साल पहले बिल्कुल पूरी मार्केट पे छाया हुआ था, तो उसके बाद वो गायब हो गया क्योंकि उसमें स्मगल शुदा बहुत सारा आ रहा था। ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो पीटीए है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान कस्टम ने एक सिस्टम बनाया कि कोई भी मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड हुए बगैर उस पर कॉल रिसीव या नहीं की जा सकती। तो उससे मोबाइल की स्मगलिंग पाकिस्तान से खत्म होगी। सो 2 बिलियन डॉलर की स्मगलिंग को हमने थ्रू टेक्नोलॉजी हमने एड्रेस किया, और जहां 5 अरब रुपया मोबाइल के ऊपर टैक्स इकट्ठा हो रहा था, पिछले साल हमने 54 बिलियन इकट्ठा किया। ठीक है। अब दूसरा बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में स्मगलिंग का ईरानी तेल डीजल का। ये 2 बिलियन डॉलर की स्मगलिंग एक एस्टिमेट है, और जिससे खजाने को तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए का नुकसान है। उसको भी हमने अब टैकल कर दिया। चदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ कलेक्टर कस्टम पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जनाब हम आपको बता रहे थे, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है कि किस तरह आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपनी मईशत को भी बचा सकते हैं, और पाकिस्तान की मईशत को भी बचा सकते हैं स्मगलिंग रोककर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपने हमें जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ नेल आर्ट जो करती हैं, और वो हमें करके भी दिखाएंगी और आपको बताएंगे कि किस तरह कर सकते हैं। जनाब हमारे साथ ही रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और इसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं ब्यूटिशियन से। और आपने जरूर सुन रखा होगा कि वजूदे जन से है तसव्वुरे कायनात में रंग। तो जनाब बिल्कुल ठीक सुना है कि आपने, अगर हम खवातीन ही ना होती तो कायनात में रंग नहीं होते। वैसे भी सजना, संवरना और खूबसूरत लगना हर औरत बल्कि हर इंसान का पैदाइशी हक होता है। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अलग नजर आए, सबसे मुनफरिद नजर आए, और अपने आप को संवारने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके भी अपनाती है। खूबसूरती के साथ नाखूनों की तराश, खराश और लिबास की मुनासबत से रंगारंग नील पॉलिश का इस्तेमाल खवातीन के मेकअप और तैयारी का लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है। और कहा जाता है कि आपके नाखून ना सिर्फ हाथों को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी तब्दील कर देते हैं। और आज हमने इन्हीं सब चीजों पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है आयशा खान है, जो एक ब्यूटिशियन है, और उनसे हम आज जानेंगे कि क्या क्या नए ट्रेंड्स आ चुके हैं, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है। तो मेकअप के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, और खासतौर पर नाखूनों के हवाले से हमने बात करनी है। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आयशा, नया साल चढ़ चुका है, बल्कि एक महीना गुजरने वाला भी है, तो हमें बताइए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं मेकअप के हवाले से? आजकल तो भाई वही बात, औरतों की तैयारी, खवातीन की तैयारी अरूज पे है, और होनी भी चाहिए, उनका राइट है, जिस तरह से आप बता रही थी। और कपड़ों से लेकर मेकअप, आई मेकअप, हाथों का, हाथों की ज्वेलरी, और उसके साथ नेल्स, नेल आर्ट, एक्रेलिक नेल्स, डिफरेंट नेल्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेल्स चलते हैं। नेल आर्ट, मैं तो समझती हूँ कि नेल आर्ट सदियों पुराना रिवाज है। पहले पुरानी औरतें मेहंदी लगाती थी नाखूनों, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये तो बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि नाखूनों को सजाया जाए। नेल आर्ट भी करा लिया जाए, साथ साथ हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। तो क्या करने वाली हैं आज आप मेरे
नाखूनों के साथ। आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंगली करते हैं जनाब। चले कराते हैं नाखूनों पे और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा नेल आर्ट मेरे नाखूनों पे होने वाला है आज। चले स्टार्ट करते हैं। तो आप बता रही थी आयशा नेल्स के हवाले से, पहली औरतें जो है वो नाखूनों पे मेहंदी भी लगाया करती थी, अभी भी लगाती हैं। कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। हाँ। अभी भी अक्सर मेरे पास कोई पुरानी औरतें आए या पठानियां खास कर आए, कोई पठानी क्लाइंट फैमिली मेरे पास एक आती है, तो उन्होंने अक्सर अर्क लगाए होते हैं नाखूनों पे ना, मतलब ये नेल आर्ट है। हाँ, ऐसे ही है, ठीक है ना। उसी से हमें आइडिया आया है कि हमने नाखूनों को सजाना है। बिल्कुल ऐसे ही। नेल आर्ट, नेल पॉलिश उसी से इजाद हुई है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर आपके हाथ भी खूबसूरत हो मेकअप के साथ साथ, क्योंकि जब आपने हाथ ऐसे करने हैं तो आपके हाथ भी अच्छे नजर लगने आने। चाहिए। एग्जैक्टली। इसलिए जब मेकअप करते हैं नेक हाँ, सेम होनी चाहिए, तो फिर हाथ भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही सा है। लुक अच्छा आता है। तो हमें थोड़ी मेकअप की भी बात कर ली जाए अगर आयशा, तो मेकअप ट्रेंड्स में क्या चल रहा है? कौन सी लुक्स आजकल चल रही हैं? हैवी लुक चल रही है, सॉफ्ट लुक चल रही है मेकअप के हवाले से? मुनीबा आजकल सब कुछ चल रहा है। अच्छा, बस ये है कि आप कैसे कैरी करते हैं किसी ठीक है। ठीक है, कई लोग सॉफ्ट मेकअप में ही खूबसूरत लगते हैं और कई लोग मतलब उनके फीचर्स बने ही होते हैं मेकअप, वो मतलब मेकअप ऐसे निकलता है उनके फेस पे, तो ये कैरी करने पे कभी भी कभी है। कुछ लोगों को लगता है मेकअप बना ही बनना इनके ही लिए है। इनके लिए। अब आप देखिए, मतलब मैं अब बड़ी फैन हूँ बुशरा अंसारी की। अब आप देखिए वो जब मेकअप करती हैं और खूबसूरत 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 होती जाती है, तो मेकअप फीचर्स जो होते हैं ना वो खुद ब खुद उसको कैरी कर लेते हैं। तो अदरवाइज आजकल ये है कि हर औरत को खूबसूरत लगने का राइट है, और मेरे पास तो बाकायदा फोटोज आती हैं कि जी हमें ऐसा आई मेकअप चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि उनका दिल भी ना टूटे और जितना हो सके हम थोड़ा ग्लिटरी भी कर दें। कुछ लाइनर्स आजकल बड़े इन हैं, बिल्कुल लाइनर बहुत इन है। कौन कौन से लाइनर्स इन है भाई आजकल अब वो आंख पे बहुत डिपेंड। अच्छा। कई दफा आंख के नीचे भी काम करना पड़ता है, लेकिन खाली कैट लाइनर भी आजकल बहुत चल रहा है, नोकदार थोड़ा। अब ये भी देखिए ना पुराना है। हाँ, ये कितना पुराना है, हमारी जितनी भी पुरानी फिल्म 70s स्टार्स में हैं, देखें, 70s में की बात की तो जाए ये वहाँ भी पे। पुराना फैशन है, बल्कि काफी हैवी लाइनर तब था। अभी उतना हैवी नहीं आया, है, बिल्कुल ऐसे अभी ही हम थोड़ा सेटल में हैं। बहुत दिल वाले लोग जो है वो ज्यादा हैवी वाला लगवाते हैं, लेकिन जब लगता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे ख्याल में जो लाइनर है मुकम्मल मेकअप है। अच्छा, हाँ, अगर आप अच्छा लाइनर आपने लगाया हो, आपको किसी आई शेडो की जरूरत नहीं। ठीक है। मतलब हमारे डिपेंड भी करता है, कहते हैं कि अगर मोटी आंख है तो आप लाइनर बारीक ही लगाएं, बारीक, क्योंकि और वो और मोटी हो जाएगी। अच्छा, और अगर छोटी आंख है तो एक बादामी आंख होती है ना, थोड़ी लंबी और खूबसूरत सी, उस पे लाइनर बहुत अच्छा जाता है। और छोटी आंख अगर हो जिसकी, तो वो कैसी लाइनर लगाए? ज्यादा बेहतर है छोटी आंख वाले डल स्मोकी सा कर लें। ठीक है। जैसा से चाइनीज आपने देखा है जो आई है, या थोड़ी जिनका मतलब थोड़ी पफी आईज होती हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना लाइनर ऊपर नीचे लगा के थोड़ा ब्लेंडिंग की तरफ जाएं, शेड के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। वो एक ब्लेंड आई जो है ना, वो एक अच्छा मतलब देगा। ठीक है। हाँ, इम्प्रेशन अच्छा उसका आएगा। और आजकल हमने ये भी देखा है कि डेज के हिसाब से भी मेकअप हो रहे हैं, नाइट के हिसाब से भी। ये क्या डिफरेंस है? क्योंकि नाइट में ये है कि लाइट्स होती हैं, उतना ही शाइन करता है फेस, ग्लॉसी मेकअप्स भी अच्छे लगते हैं, ग्लैम लुक अच्छी लगती है, ग्लिटरी आईज बहुत इन है। अच्छा। हाँ, तो शादी फंक्शन पे वही औरतों से ही रौनक होती है, रंग बिरंगे ड्रेसेस और खूबसूरत आई मेकअप, तो बहुत अच्छा लगता है। और स्मोकी आईज चल रही हैं आज भी? स्मोकी आईज बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि मैं तो अपने आप को वैसे समझती हूँ कि मैं स्मोकी आईज में मास्टर हूँ, क्योंकि स्मोकी आईज जो कैरी करता है ना, वो करता ही स्मोकी है, चाहे वो ब्राउन्स में हो। अच्छा। मेरे ख्याल में ब्राउन आई शेड हर औरत की किट में होना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा है, वो हर ड्रेस के साथ चला जाता है, और आप लाइट सा शेड करें और मस्कारा करें, आप रेडी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्मोकी थोड़ा मिस्ट्री सा लुक आता है, अच्छा लगता है, लेकिन समर में थोड़ा अवॉइड करें स्मोकी आईज करना ज्यादा, मतलब डे टाइम स्मोकी आईज आप जो कैरी कर सकते हैं कर लेते हैं। समर में और तरह के मेकअप्स होते हैं, जैसे समर में कई लोग बहुत ज्यादा ग्लॉसी लिप्स कर लेते हैं, अच्छे नहीं लगते, नहीं करने चाहिए। नहीं करने। ठीक है। मतलब आप देखें ना, आप स्वेटिंग हो सकती है, हाँ, ऊपर से आपके स्वेट
मतलब स्वेटिंग हो रही है और ग्लॉसी लिप्स, तो वो आप मर्ज कर जाता है हर चीज अजीब आपकी। सा लगेगा। हाँ। तो आप थोड़ा मैट की तरफ जाएं। हाँ। विंटर में आप थोड़ी ग्लॉसी लिप्स कर लें, वैसे भी लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, तो ग्लॉसी लिप्स करें, थोड़ा ग्लो भी मेकअप। दूसरा आयशा, हमने ये भी देखा है कि अगर आपकी आंखें हैवी हैं, अगर आपने वो किया है, हैवी मेकअप किया हुआ है या ब्राउन में चले गए, ब्लैक में, तो आपकी लिप्स जो न्यूड होने चाहिए, लाइट लिपस्टिक होनी चाहिए। अच्छा, पता क्या बात है, आजकल ना एक ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, आंखों के अंदर काजल डालने वाला कम हो गया है? कम हो। अच्छा। जिनकी मोटी आंखें वो जरूर काजल डालें। अच्छा। काजल डाल के ब्लेंड करें। हाँ। बल्कि मैं तो समझती हूँ जिनकी मोटी आंखें ना, जो बिल्कुल हाँ। ओवल शेप की आंख हाँ। होती है, उनको तो काजल डाल के कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर देना चाहिए, वो सेटल लुक में आएंगे। अच्छा। वो व्हाइट पेंसिल कई दफा यूज कर लेते हैं, वो और बड़ी हो जाती है। और क्या छोटी आंखों वालों को व्हाइट पेंसिल यूज करनी चाहिए या करनी काजल? चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। स्मोकी के साथ आप काजल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। मैं समझती हूँ जो चाइनीज आंख है उस पे आप काजल भी लगाएं, हाँ। आप व्हाइट भी लगाएं, दोनों सूट करें। ठीक है। ब्लेंडिंग के साथ लगाएं। और लिपस्टिक के वाले से मैं बताइए, उनके कलर्स के वाले से। लिपस्टिक लिप शेप पे बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर आपकी आंख छोटी है और लिप्स भी बारीक हैं, तो आप डार्क कलर लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपना लिप ड्रॉ करके आप डार्क कलर में जा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। ऐसे ही है। हाँ जी। अगर आपके लिप्स बड़े हैं और आंख भी मतलब बड़ी है, तो आप ना जाएं डार्क कलर से, आप लाइट में जाएं, न्यूड में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं कैरी करने पे, कई लोग रेड लिपस्टिक बड़े लिप्स पे भी अच्छी कैरी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आप क्या हर टाइम भी रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं? अच्छा, मतलब कई हमने लोग बहुत शौक होता है। मुझे याद है मायरा खान शुरू में बहुत हाँ। लगाती थी हाँ। रेड लिपस्टिक, और उनको बहुत अच्छी लगती। हाँ। लेकिन वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी, सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा लेती थी। हाँ। तो अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों को आदत है रेड लिपस्टिक लगाने की, वो लगाती हैं रेड लिपस्टिक। हाँ। मैं खुद भी जब रेड लगाती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती, बस मस्कारा करती हूँ। हाँ। तो वो फिर रेड कलर भी आपका जो है ना, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और अच्छा लगता है। बस सब कलर्स ही खूबसूरत हैं। बिल्कुल ऐसे बस ही है। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई किया हो, ब्लेंडिंग के साथ आई मेकअप किया हो, ये बहुत टेक्निक आनी चाहिए आपको, हल्की फुल्की टेक्निक जी, आनी चाहिए, अपने चेहरे का पता होना चाहिए आपको। मुश्किल भी नहीं है, आजकल तो लोगों को इतनी अवेयरनेस है, आजकल इतने मतलब यूट्यूब पे इधर उधर इतने ट्यूटोरियल्स हैं, और आजकल बच्चियों को पहले वाली ब्राइड में और अब की ब्राइड में बहुत फर्क, बहुत ज्यादा फर्क। अब की ब्राइड को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। वो हमें बताती हैं कि जी मुझे ये चाहिए, हाँ। फिर मैं उन्हें ये बताती हूँ कि बिल्कुल आपका राइट है, आप ऐसा लुक लेना चाहती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ। कई दफा मान भी जाती हैं, माननी चाहिए, हमारा भी दिल करता है हमारी ब्राइड या हमारा क्लाइंट अच्छा लगे। तो आजकल लोगों को बहुत अवेयरनेस है। ऐसे भी होता है ना, आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे आयशा के, किसी एक्ट्रेस की ले आए या एक्ट्रेसेस की तस्वीरें ले आए कि हमें इस जैसी बनना है। जी, ऐसा ही है। मतलब हमारे फीचर्स और होते हैं, उनके फीचर्स और होते हैं, तो उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल है। करना मुश्किल होता है कि किसी का दिल भी ना टूटे, लेकिन मैं जरूर कहती हूँ यार, उसकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आप उसी में रह के अपने आप को चेंज करें। जिस तरह से अब हेयर कलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेयर कलर हर एक को मतलब अपने मुताबिक ही चूज करना चाहिए। अगर आपका सांवला कलर है, देखिए ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत है, ब्लैक बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, कॉपर हेयर्स थोड़े आप बिल्कुल ऐसे ही है। आयशा, इस पे हम बात करेंगे, हेयर्स पे हम बात करेंगे। जनाब, हम बनाओ संघार की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी के हवाले से बात कर रहे हैं, मेकअप के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अब आपको लिए चलते हैं तारीख के पन्नों की। अगर आपको बात की जाए तो अगर देखा जाए तो आज पाको हिंद में कोई ऐसा खिता नहीं है जहां मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने ज़ौक़ और आयश के लाफानी नकुश ना छोड़े हो। इनके कुछ आसार को अगर एक ही छत के नीचे आपने देखना है तो फिर इसके लिए लाहौर अजायब घर की इस्लाम गैलरी से बढ़कर कोई दूसरा मकाम नहीं हो सकता। लकड़ी के काम के आला नमूने, पारचाजात, हथियार, आलाते मौसीकी के साथ यहाँ मजीद ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है कि खित्ते की पूरी इस्लामी तारीख हमारे सामने आ मौजूद होती है। तो जनाब, क्यों ना हम आपको भी वहाँ लेकर चले, और जहाँ इस वक्त हमारे नुमाइंदा सुहेल कैसर मौजूद हैं, तो चलते हैं फिर तारीख की कुछ मजीद कहानियाँ उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जब आप उस इमारत का दरवाज़ा पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो गोया आप पर हैरतों के नए दर वाह हो जाते हैं। एक से एक तारीख का नक्श यहाँ पर बिखरा पड़ा है और इतनी शानदार नवादरात हैं कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है कि हमारे खित्ते की जो तारीख है वो कितनी रिच है। बात हम कर रहे हैं लाहौर के अजायब घर की, जो 1894 में कायम हुआ।
पहले तो ये ख्याल किया था हमने कि अजायब घर पर एक ही दफ़ा अपने नाजरीन को बता देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, लेकिन फिर ये अच्छा लगा बताना कि जी अगर अलग अलग बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन में ज़्यादा इजाफा होगा। इसके पहले मरहले में हम इस वक्त इस्लामिक गैलरी में मौजूद हैं। जब आप अजायब घर के मेन दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पर पहली जो गैलरी आती है वो इस्लामिक गैलरी है। बिल्कुल इंडस गैलरी के सामने ये गैलरी वाक़ है और ये तकरीबन लाहौर में या बरसगीर में मुस्लिम तारीख़ के 1000 सालों का अहाता करती हुई दिखाई देती है कि उसमें जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से किस दौर में क्या कुछ होता रहा, फ़नो हर्ब के हवाले से किस तरह के हथियार इस्तेमाल होते रहे, उनमें वक्त के साथ साथ क्या जिद्दत आती गई, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल रहमान मेरे साथ आज भी मौजूद है और इसका आगाज़ एक ये देखें, ये जो आपके सामने एक बर्तन पड़ा हुआ है, मैं इसको हाथ तो लगाना चाहता हूँ लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ डोंट टच इट, इसलिए कि जो नवादरात होते हैं उनकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ होता है। मैं इसको हाथ लगाऊंगा, अगर ये डैमेज हो गया तो फिर आप यूँ समझिए कि 19वीं सदी का ये नवादरात ख़राब, ये जो नादर नक्श है ये ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूफ़ दिखाई देंगे कि देखिए कैसे आजकल तो हम जो फिल्मों में देखते हैं ना जी, जो तारीख़ी फ़िल्में होती हैं हातम ताई वगैरह, तो उनमें इस तरह के ज़रूफ़ हमें इस्तेमाल होते हुए दिखाई देते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ अदवार के ज़रूफ़ पड़े हुए हैं, बड़े ही शानदार। काश मेरे बस में होता तो मैं एहतशाम अज़ीज़ साहब जो इस गैलरी के इंचार्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि ताला खोल के ज़रा हमें अंदर से दिखा दें, लेकिन फिर वही बात आती है कि इनकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। अच्छा जी, एहतशाम साहब भी वैसे हमारे साथ साथ ही आ रहे हैं। उसके बाद ये एक चीज़ मैं पहले दिखा दूँ एहतशाम भाई, फिर आपसे बात कर लेते हैं। ये अस्तरलाब कहलाती है ये चीज़। काफ़ी अर्सा पहले मैंने इस पर एक बड़ी मुकम्मल रिपोर्ट बनाई थी कि आज जो समुद्रों में बहरी जहाज़ सफ़र करते हैं तो उनकी नेविगेशन का जो इंतज़ाम होता है वो जिन आलात के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, ये उसकी इब्तदाई शक्ल है। और ये भी मुसलमानों की ईजाद है कि जब इसको ईजाद किया गया था तो बहरी जहाज़ों का सफ़र जो है वो बहुत आसान हो गया था। इससे बड़े आसानी के साथ बहरी जहाज़ अपनी मंजिल के बारे में पता लगा सकते थे। और फिर जी तहज़ीबों की बात हो और ज़रो जवाहरात का जिक्र ना आए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। ये वो कुछ जवाहरात हैं, जो ज़ेवरात हैं जो मुख्तलिफ़ ज़मानों में बरसगीर की ख़वातीन जो हैं पहना करते थीं अपनी आराइश के लिए। और ये भी देख लीजिए कि इनका अंदाज़ क्या है और फिर आप जो ज़ेवर पहनती हैं उनके साथ इनकी क्या मुमासलत है, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद ही लगा दीजिएगा। इसके साथ साथ आगे चलते रहते हैं और मज़ीद अब जो है ना इसके बारे में हम एहतशाम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और थोड़ा सा हमें इसके बारे में, इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताएं कि यहाँ पर किस किस तरह के ज़रूफ़, किस किस तरह के नवादरात पड़े हैं, कब से जो ये नवादरात निकाल कर यहाँ पर लाए जाते रहे हैं। तो एहतशाम साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये गैलरी कितने तवील दौर का अहाता करती है? ये गैलरी बेसिकली जैसे इसका नाम इस्लामिक गैलरी है, और जब हम बरसगीर में इस्लामी दौर का आगाज़ करते हैं तो वो अमूमन मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ आगाज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ साथ उसके बाद जितना भी दौर गुजरा, ख़ास तौर पे इस्लामिक, जिसमें गज़नवी पीरियड है, तुगलक पीरियड है, लोधी पीरियड है, उसके बाद मुग़ल्स आ जाते हैं, और अब तक जितना भी इल्म व फ़नून, आर्ट्स एंड क्राफ्ट डेवलप हुआ, पैदा हुआ, बनाया गया, वो हमने कोशिश की कि इस गैलरी में डिस्प्ले करें ताकि वो पूरे पिछले 1000 साल दौर का अहाता करें जो कि इस्लामी दौर गुजरा है। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। एहतशाम साहब हमें इसके बारे में डिटेल बता रहे थे जो इस इस्लामिक गैलरी में जो चीज़ें मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है जी कि हमारा मकसद तो इतना होता है कि जो कुछ लाहौर में मौजूद है वो एक एक करके अपने नाजरीन के सामने लाते जाएं, उनको बताते। जनाब सुहेल कैसर हमें बता रहे थे कि तारीख में किस तरह वहाँ पे लोग पहनते थे, नवादरात के हवाले से हमें बता रहे थे, ज्वेलरी के हवाले से हमें बता रहे थे। और इसी दौरान मेरी जो नेल आर्ट है वो भी मुकम्मल हो चुका है और मेरे हाथों पे आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा नेल आर्ट किया है आयशा ने ही। और ये बहुत खूबसूरत सा कलर है, मेरे कपड़ों के लिहाज से उन्होंने कलर लगाया है नेल
और उसके ऊपर नेल आर्ट भी किया है। आप देख सकते हैं ये आजकल एक्रेलिक नेल्स का आपको पता है बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है। पहले exactly. हम लोग मुझे याद है जब हम मतलब कॉलेज में थे तो फौरन लहसुन लगाते थे exactly. कि हमारे नेल्स ग्रो अच्छा करें, उनकी हेल्थ अच्छी हो। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। exactly. आजकल बस बच्चियां फौरन नेल आर्ट कराती हैं और एक्रेलिक की तरफ जा रही हैं। अपने नेल्स की हेल्थ का ख्याल रखें। क्या एक्रेलिक से नुकसान भी है हमारे नाखूनों का? ये अब ज्यादा बेहतर तो वही बता सकते हैं जो एक्रेलिक करते हैं, लेकिन आई थिंक कि 3 महीने के लिए जब एक नेल आपका उस पर वो पूरा नेल जो है फिक्स हो जाएगा तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वुजू भी हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। और फिर वो जब डैमेज भी हो सकता है, अगर आपका नेल कहीं हिट होगा तो आपका नेल डैमेज। मतलब जो हमारी अम्मा हमें बताती थी बचपन के पुराने टोटके वो हमें ख्याल करने में चाहिए, तो वो आपने खत्म हो अगर गए हैं। नेल पेंट भी अभी लगाया है, आप रात को रिमूव करें। एग्जैक्टली, रात को रिमूव करके आप नेक्स्ट डे कुछ और करें, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही जनाब आयशा खान हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटिशियन थी और हमें बता रही थी क्या क्या न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं और मैंने अपना नेल आर्ट भी करवा लिया, आप देख सकते हैं। और हमारा आज का जो वक्त था यहाँ पर खत्म हुआ है। कल इसी मकाम पर इसी वक्त के साथ आपके साथ सामने मौजूद होंगे, आपसे मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।